Hello everyone, welcome back to Insarkari. So continuing with our GS3 economy series. So today we'll take up की foreign exchange crisis कौन से time period में हुई and what policy changes were done, कैसे exchange rate determination system में changes आए. So during the early stage of development of the foreign exchange market, there were several shortcomings in the beginning. In terms of we were lacking depth, matlab there was less participation in the market and liquidity crisis with the fragility in the economy due to the Gulf War of 1990s. So external factors भी थे, liquidity भी, मतलब emerging market थे, हम इसलिए बोलेंगे कि उस टाइम पे ये कुछ challenges exist करते थे. So here we talk about थोड़ा सा और डिटेल में है कि misaligning of the exchange or the rupee depreciation of the rupee vis-a-vis the major currencies in the market. तो ये misaligning of the exchange rate जो अभी लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, misaligning the exchange rate of the rupee depreciation of the rupee vis-a-vis major currencies. So ये हमारे फेवर में नहीं था, क्योंकि रुपी अगर डेप्रिसिएट ज्यादा होता है तो इम्पोर्ट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम वी से कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है. देन देयर वाज क्रॉस करेंसी मार्केट, वो इतना डेवलप नहीं हुई थी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑन इनिशिएटिंग ट्रांजैक्शंस इन द ओवरसीज मार्केट. तो ये सारे मतलब बिल्कुल बिगिनिंग में एज वी वर डेवलपिंग, एज वी वर एक्सपैंडिंग आवर मार्केट, तो ये चैलेंजेस डेफिनेटली एग्जिस्ट करते थे, जो कि मतलब सिंपल लॉजिकल चैलेंजेस हैं. सो बिसाइड्स द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो ये डेरिवेटिव्स की हम बात करते हैं, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस, और जो क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, जो ये डेरिवेटिव मार्केट के दो कंपोनेंट्स होते हैं. सो उस टाइम पे कोई फ्री एक्सेस नहीं थी. जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा, 1978 में ही हमने इंट्राडे ट्रेडिंग इसी टाइम पीरियड में स्टार्ट की, इंट्रा ट्रेड. सो इससे पहले नहीं होता था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो प्रोडक्ट्स को हेज करने के लिए डेफिनेटली हम मतलब फॉरवर्ड और ऑप्शंस को यूज करते हैं कि रिस्क हमारा कम हो जाए, तो उसको हम हेजिंग बोलते हैं. तो द फॉरवर्ड रेट्स रिफ्लेक्टेड डिमांड एंड सप्लाई. फॉरवर्ड मतलब कि फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं एक तरीके से, कि प्री डिटर्मिन्ड प्राइसेस होते हैं, पहले आपको पता लग जाता है, तो अकॉर्डिंगली आपको मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में भी एक आइडिया हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग. तो this was the thing, and that's why the adoption of the exceptional corrective steps that must be taken. So with the help of relaxation of regulations, gradually हमने introduce की, फेरा एक्ट के अंडर हमने introduce किए, and RBI के कुछ specific guidelines भी आई. So macroeconomic policy, structural factors दोनों ने contribute किया to the balance of payment difficulties. Focusing upon stabilization होना चाहिए, और structural reforms are needed so as to generate again impulses for growth. तो हम बोलते हैं अगेन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब भी 1990s की बात होती है. सो पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड 1991 ऑनवर्ड्स, व्हाट वर द चेंजेस डन. सो फॉरेक्स मार्केट स्पेसिफिकली इसी कॉन्टेक्स्ट में कमिटीज कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, तो देयर वाज हाई लेवल कमिटी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बनाएगी 1993 में. सी रंगराजन सर इज द चेयरमैन. सो ही इज ऑल्सो नोन विद वन मोर कमिटी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन. So ये भी important contributions हैं. Expert group on foreign exchange market in India. Then OP Sodhan, he was the chairman. मतलब हमें पता होना चाहिए names, these can be asked. And SS Tarapur committee. So this was on the capital account convertibility 1997 में. So all these are somewhere directly or indirectly they are related to exchange rate. So crisis को ओवरकम करने के लिए हमने अब क्या रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए, क्या चेंजेस किए. सो गोल्ड रिजर्व्स की बात करते हैं, तो एज अ पार्ट ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स वाज सेंट अब्रॉड टू गेट सम इमीडिएट लिक्विडिटी. तो शॉर्ट टर्म मेजर था, मतलब एज अ नॉट कैन से की रिफॉर्म, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए दिस वाज डन. गोल्ड जो हमारे पास था, जितना भी गोल्ड रिजर्व था, उसका कुछ पार्ट हमने भेजा सो दैट हमारे पास एटलीस्ट कुछ अमाउंट की लिक्विडिटी हमारे पास अवेलेबल रहे. जो नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स थे वो टाइटन कर दिया, आप बोल सकते हो, उनको हमने रिड्यूस कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस आ गई. एंड वो हमने कैसे किया, प्राइस बेस्ड और क्वांटिटेटिव मेजर्स, जो हम बोलते हैं कि इंपोर्ट कोटा सपोज हमने इम्पोज कर दिया कि उतना ही क्वांटिटी हम इंपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. देन IMF मल्टीलेटरल बायलेटरल डोनर्स देवर अप्रोच, जो हम बात करते हैं SDRs की भी, for the relief and the financial aid from IMF. So macroeconomic stabilization program that was put in place, and IDBs, India development bonds.
These were floated in 1991 so that जो bonds हैं मार्केट में जो रेज करते हैं जो इशू की जाती है उसके थ्रू मीडियम टर्म फंड्स अवेलेबल हो गए हमारे पास फ्रॉम दी एनआरआईज। तो इतना अमाउंट हम एक्चुअली रेज कर पाए फ्रॉम एनआरआईज, क्योंकि इंडियंस उस टाइम पे उस सिचुएशन में हम नहीं थे कि हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा हो या इतनी हमें अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि एट द सेम टाइम उस टाइम पे वी वर इन द क्राइसिस लाइक काइंड ऑफ सिचुएशन। तो एनआरआईज के थ्रू पैसा रेज किया गया थ्रू इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड्स। Credible commitments they were made to bring some structural reforms, so these are part of the commitments. Managing floating system including exchange rate determination, passing of the regime in phases to reach the market based system. तो ये जो managed floating system है ये हमने इंट्रोड्यूस किया, बट ये हम ग्रेजुअली ही इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, इसको एकदम से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इस टाइम पे 1990s के टाइम पे हम डिटेल में बात करेंगे। डुअल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता था इंडिया में। अब हम इसको ड्यूअल क्यों बोल रहे हैं वो विल बी टेकिंग दिस अप लेटर ऑन। सो मार्केट इस टाइम पे स्क्यूड थी विद हैंडफुल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे, एंड इवन बैंक्स की परफॉर्मेंस दैट वाज आल्सो अंडर क्वेश्चन। सो बल्क ऑफ द मर्चेंट बिजनेस था दैट वाज ड्रिवन बाय द PSUs, and जो foreign banks थे they were hardly, we had a handful of foreign banks, and they had a greater share of interbank business. Now coming to the next aspect, why did India make a two-step downward adjustment? एक तो ये है क्या two-step downward adjustment? So 1991 इसी time period में, so as to stabilize the foreign exchange market, two-step downward exchange rate adjustment was done, the 9% and 11%. So this was decisive end to the pegged. Pegged मतलब कि यहाँ पे completely हम fixed value लेके चलते हैं, ये fluctuate नहीं होती है। So this was this time period 1990s, it marked the end to the pegged exchange rate regime in India. So to maintain competitiveness of exports, तो जितना ज़्यादा currency depreciate होती है that is more in favor of exports, तो positive है for the exports. So ऐसे questions पूछे जाते हैं जो interlinked होते हैं prelims में. So this provided the necessary impetus for a move towards greater exchange rate flexibility. क्योंकि pegged exchange rate system, it was fixed, it was rigid, and floating या managed floating was comparatively more flexible system. ओके, LERMs क्या होता है? तो लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, टर्म इज लिबरलाइज्ड, और लिबरल और ओपन हो गया और थोड़ा फ्लेक्सिबल फ्री हो गया। सो रिकमेंडेशंस रंगराजन कमेटी, सो दिस वी हैव ऑलरेडी टेकन आल्सो। ऑब्जेक्टिव था मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज सिस्टम इंडिया में हम कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे उसको लेके आए। सो टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर मार्केट डिटर्मिन्ड एक्सचेंज सिस्टम रहेगा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। स्टेबल इसलिए रहेगा क्योंकि जो करंट इकोनॉमिक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं उसी के सिंक में हमारा एक्सचेंज रेट रहेगा, रादर देन जब हम पेग सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों, इट माइट नॉट बी पॉसिबल और इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि दोनों सिंक में हो सकते हैं, बट उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो स्टेबिलिटी हो हमारी एक्सचेंज रेट मार्केट में, इसलिए वी हैड दिस ऑब्जेक्टिव कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंडिया में होना चाहिए, so as to determine external value of the rupee जिसको exchange rate बोलते हैं, and to prepare the narrow interbank foreign exchange market for an increased volume of transactions. तो बाहर के बैंक्स भी या बाहर के जो फॉरेन मार्केट्स भी, वो भी तभी प्रेफर करेंगी पार्टिसिपेट करना when they'll be having more trust and more faith into the exchange rate system कैसे डिटरमाइन हो रहा है। अगर सपोज पॉलिटिकल इंटरवेंशन जैसे पहले ज़्यादा होता था, अगर वो ज़्यादा होगा या इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन ज़्यादा होगा, so that wouldn't be again generating more confidence in the investors. So LERMs, it was put in place 1992 में, and it is having transitional mechanism that involved the dual exchange rate system in the interim period. So dual exchange system, it was later replaced by the unified exchange system. So dual exchange system में ये होता था कि कुछ पार्ट और जो हमारा एक्सचेंज रेट होता था वो कम्प्लीटली फिक्स्ड होता था या कम्प्लीटली पेग्ड होता था। तो कुछ पार्ट ऑफ आइटम्स गुड्स जो हम इंपोर्ट करते थे वो हम इस एक्सचेंज रेट पे करते थे जो फिक्स्ड वैल्यू होती थी, और कुछ होता था जो मार्केट डिटर्मिन्ड होता था। तो ये इसलिए इसको डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम हम बोलते हैं। दो एक्सचेंज रेट फंक्शन करते थे उस टाइम इंडिया में 1990s के डेकेड में। सो उसके बाद अगेन एक ही सिर्फ जो एक से यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया 1993 में। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ मेजर रिफॉर्म, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स या मार्केट की हम बात करते हैं तो।
एंड यूनिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप भी था इवन व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो इंडिया में वी हैव 100% करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बट नॉट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वी जस्ट हैव पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। सो इट वाज फाइनली अचीव 1994 में। एंड आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट ऑफ IMF ये हमने अग्री किया, उसके बाद भी इसे कि कंप्लीटली वी वर एबल टू डू दिस। एंड इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ एक्सचेंजेस सिस्टम मार्केट डिटर्मिन्ड हो गया एंड डाउनवर्ड एडजस्टमेंट बोथ अगेंस्ट US डॉलर एंड ऑल्सो अगेंस्ट द ट्रेड वेटेड बास्केट नलिफाइड द इम्पैक्ट ऑफ प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। तो एक तो US डॉलर के अगेंस्ट वैल्यू थोड़ी नीचे की तरफ रिवाइज हुई और वेटेज बेस्ड जो सिस्टम था अकॉर्डिंग टू द ट्रेड कि मतलब हम वेट असाइन करते हैं कि किसमें कौन सा ज्यादा हाई एंड डिमांड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड वेटेड बास्केट उसकी वजह से जो एक इन्फ्लेशन सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि करेंसी रिस्क जो हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क उसको नलिफाई करने में हमारी यूनिफाइड सिस्टम ने काफी हेल्प करी। एंड अंडर द सिस्टम जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस दे वर रिक्वायर्ड टू बी सरेंडर टू द ऑथराइज्ड डीलर्स। तो ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं दे मतलब they have the permission from the RBI to accept the foreign currency। एंड लाइक यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और जो रेमिटेंसेस इनफ्लो होता है इंडिया में तो ऑथराइज डीलर्स आर द पीपल हु डील विद देम। एंड दे वर लाइक फ्री टू रिटेन द बैलेंस। जो 60% और बाकी मतलब ऑथराइज थे 40% एक्सेप्ट करने के लिए, जो बाकी 60% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया फॉर बीइंग सोल्ड इन द फ्री मार्केट फॉर परमिसिबल ट्रांजैक्शंस। तो ऑथराइज डीलर्स के पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती थी कि 60% जो बाकी फॉरेन एक्सचेंज बच गया उनके पास वो उसको सेल कर सकते हैं मार्केट में, बट वो भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लिमिटेशंस क्या थी लिबरलाइज सिस्टम की? तो डुअल एक्सचेंजेस सिस्टम एक हमारे लिए चैलेंज था, बट वो शॉर्ट टर्म इंडिया के फेवर में भी हम बोल सकते हैं। तो जो टैक्स था एक्सपोर्ट्स के ऊपर बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल इन द रेट्स ऑफ सरेंडर ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। देन मोरओवर जो सिस्टम था कुड नॉट बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। फर्स्टली तो बहुत डिफिकल्ट था उसको डिटरमाइन करना, उसको मेंटेन करना, उस पर फंक्शन करना। देन जो डाइवर्जन हुआ रेमिटेंसेस का फ्रॉम देयर नॉर्मल रूट टू द कैपिटल अकाउंट, तो इनफ्लो जो हुआ सर्टन NRI रुपी डिपॉजिट अकाउंट्स में उसको अलाउ किया गया फुल कन्वर्जन के लिए एट द मार्केट एक्सचेंज रेट। एंड जो रेमिटेंसेस थे दे वर इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर्स दे वर टू बी कन्वर्टेड द मार्केट एक्सचेंज रेट ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ 60%। तो ये उस टाइम पे कंप्लीटली लिबरलाइज सिस्टम नहीं था, ओपन अप हो रही थी हमारी इंडियन इकोनॉमी, तो उस टाइम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट करती थी। तो ये जस्ट सिंपली वही बताया गया कि इतनी रिस्ट्रिक्शन थी 60% जो 40% वाली भी बात करी यहाँ पे कि कैपिटल अकाउंट में कैटेगराइज होगा कि करंट अकाउंट में कैटेगराइज होगा। सो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और वो सब एग्जिस्ट करता था, तो वो एक चैलेंज हो गया, ड्रॉबैक हो गया। फिर हमने इस सिस्टम को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। उसमें हमने क्या चेंजेस किए? तो RBI एंटर्ड द मार्केट टू परचेज एंड सेल द फॉरेक्स। सो RBI का ऑब्लिगेशन था टू सेल द फॉरेक्स फॉर एनी पर्पस अदर देन द डेट सर्विस पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड it was replaced to pound sterling as interventionist currency replacing US dollars। so एक ये चेंज किया गया एंड euro it became again a part of the additional intervention currency also from 2002। सो RBI का बेसिकली रोल थोड़ा और इंक्रीज कर दिया गया मॉडिफाइड लर्म्स में। इससे पहले RBI इंटरवीन या मतलब इंटरवीन नहीं कर सकता था फॉरेक्स मार्केट में, मतलब वो सेल नहीं कर सकता था फॉरेक्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि दैट फुल्ली रिफ्लेक्टेड जो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन है, जो एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन है एंड फर्दरेंस ऑफ द मूव टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू रिजर्व्स। सो ये डिसाइड किया गया कि जो डेट सर्विस पेमेंट है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द मार्केट, सो विद टू रूट ओके, तो इस चीज के लिए भी स्टिल अलाउ नहीं किया गया। जो डेट सर्विस पेमेंट्स है उसके लिए RBI इंटरवीन नहीं कर सकता था। अपार्ट फ्रॉम दिस इट कुड इंटरवीन फॉर एनी अदर पर्पस। सो फ्रॉम 1995 RBI डिसकंटिन्यूड कोटिंग द बाइंग एंड सेलिंग और जो रेट किया जाता था अनाउंसिंग द रेफरेंस रेट। सो कंप्लीटली और ट्रांसपेरेंट हो गया। Okay, so next video में we'll take up current account convertibility. Capital account convertibility हम already cover कर चुके हैं, so you can ask your doubts.
No one. ठीक है, okay. So thank you so much for joining us on Ansarkari, and you can subscribe our channel for such detailed videos on economy.